पहला क्वेश्चन ग्रेविटेशन का, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर्स ऑफ द मून एंड अर्थ इज डी। तो अगर ये मैंने मून मान लिया, ये मैंने अर्थ मान लिया, तो इन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है कैपिटल डी। द मास ऑफ अर्थ is 81 times of mass of moon. At what distance from the center of the earth the gravitational force will be zero? अर्थ के सेंटर से कौन से डिस्टेंस पे फोर्स जीरो होगा? मैं मान लेता हूँ अर्थ के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे फोर्स जीरो होगा, राइट? तो बेसिकली आपको सीधे बताना चाहिए दैट एट दिस पॉइंट अगर फोर्स आपको जीरो चाहिए, इसका मतलब मैंने यहाँ पे एक टेस्ट मास रख दिया। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे दूसरा मास रख दिया, टेस्ट मास। ओके, इसका मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय मून ऑन दैट मास should be equal to force exerted by earth on that mass. तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? g m1 m2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब ये टोटल डिस्टेंस अगर d है तो ये x है, तो डिस्टेंस d माइनस x होगा, तो अपॉन d माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है g m1 m2 बाय r स्क्वायर। अर्थ और मून की अब बात करेंगे हम लोग, तो अर्थ का मास एम ई, ये जो है ये मास ऑफ मून है, मैं उसको एम एम लिखता हूँ, मास ऑफ मून। ओके, इनटू द टेस्ट मास, मतलब मैंने सिर्फ अज्यूम किया कि वहाँ कुछ मास होगा, अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, और डिस्टेंस मैंने लिया एक्स स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल। मास ऑफ मून एंड मास ऑफ अर्थ, इसका रेशियो को पता है यहाँ से, मास ऑफ अर्थ टू दैट ऑफ मास ऑफ मून इज नथिंग बट 81। मैं सॉल्व कर सकता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर को शिफ्ट कर दिया अपॉन डी माइनस एक्स होल स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून, ये सब शिफ्ट किया है मैंने, तो ये आ गया आपका एक्स अपॉन डी माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया 80 है। जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा अगर, तो फिर एक्स स्क्वायर रूट, तो एक्स अपॉन डी माइनस एक्स इज इक्वल टू 9। सो एक्स इज इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9d माइनस 9x, therefore you will get 10x is equal to 9d और x इक्वल टू 9d बाई 10। तो ये आ गया आपका 9d बाई 10, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन बोला है टू आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियस आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, the gravitational attraction between them is proportional to। तो जो आइडेंटिकल स्फीयर्स है, कॉपर स्फीयर है, रेडियस आर है, दोनों को इन कॉन्टैक्ट कर दिया आपने, राइट? तो दोनों में अट्रैक्शन कितना होगा? व्हाट इज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन? बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, बिकॉज फोर्स इज g m1 m2 बराबर, और ये आइडेंटिकल बोला है, मतलब दोनों का मास भी सेम होगा, तो दोनों का मास m, और इसका मास m, इसका मास भी m, इसका रेडियस r, इसका रेडियस भी r, तो डिस्टेंस हो गया 2r, है ना? क्योंकि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स में, तो m1 m2 अपॉन डिस्टेंस दैट इज 2r पर स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास g m स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू r इज टू -2, दैट इज नॉट करेक्ट। क्यों नहीं करेक्ट? क्योंकि हमने पूरा सॉल्व नहीं किया। देखो क्या है, आइडेंटिकल स्फीयर का डेंसिटी भी सेम है। ये कब करेक्ट होगा? जब दोनों, एक कॉपर का है एक आयन का है, तो दोनों सेम है तो डेंसिटी सेम है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, फोर्स इक्वल टू g अपॉन 4r स्क्वायर। मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा g अपॉन 4r स्क्वायर, डेंसिटी व्हाट इज वॉल्यूम 4/3 pi r क्यूब, क्योंकि स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 pi r क्यूब का स्क्वायर, तो g अपॉन 4r स्क्वायर 4/3 रूट पाई, इसको मैं ऐसे रखता हूँ उसका स्क्वायर, और r क्यूब का स्क्वायर, फिर इसको मैं अलग कर देता हूँ क्योंकि वो बाकी सब कांस्टेंट है हमारे इंटरेस्ट में इसलिए। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू g कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, 4 पाई d रो पाई, फोर्स के कांस्टेंट, मतलब g प्रोपोर्शनल टू r raised to 6 upon r raised
कांस्टेंट होता है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। अगर एक कॉपर होता है एक आयन होता तो उस केस में हम लोग नहीं करते ऐसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉडी वेट 700 ग्राम वेट, 700 GMWD, मतलब बेसिकली आपने, आपको पता वेट होता है mg, आपने g की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की इसमें। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, how much it will weigh on the surface of a planet whose mass is 1/7 and radius is half of that of Earth। हमारे पास एक प्लैनेट है जिस प्लैनेट का मास अर्थ के मास के कंपेरिजन में 1/7 है, और रेडियस जो है उस प्लैनेट का दैट इज बेसिकली हाफ ऑफ अर्थ, और के अंदर में हाफ, राइट। अब हमको पूछा है वेट, हमको पता है वेट मतलब प्रोपोर्शन इक्वल टू mg होता है, मतलब वेट जो है वो इस पर डिपेंड करता है जी पे। मतलब मुझे चेक करना है कि जी कैसे चेंज होगा, तो जी आपको पता है GM/r² होता है, मतलब जी इज प्रोपोर्शनल टू m/r², मतलब जी ऑन दैट प्लैनेट will be g on that planet upon g earth is equal to m on that planet upon rp square upon m e upon r e square। तो ये हो गया आपका एम पी बाई एम ई आर ई अपॉन आर पी का स्क्वायर। मुझे एम पी बाई एम ई 1/7 पता है, यहाँ से 1/7, आर ई अपॉन आर पी ये 2 आ गया, तो 2 का स्क्वायर, मतलब ये आ गया आपका 4/7। तो एक्सिस ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट इज इक्वल टू 4/7 ऑफ, मतलब वेट, क्योंकि एक्सिस ड्यू टू ग्रेविटी इज प्रोपोर्शनल टू जी, तो वेट ऑन दैट प्लैनेट इज 4/7 टाइम्स ऑफ वेट ऑन अर्थ, राइट। तो ये आपका आ गया 4/7, वेट ऑन अर्थ कितना था 700 GMWT, कैंसल 100 था, तो ये आ गया आपका 400 GMWT। तो 400 GMWT ऑप्शन नंबर बी में है। सिर्फ क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, आपको देखना होता है कि वेट कितना है ये पूछा है, तो जी कैसे वेरी हो रहा है, जी किस पे डिपेंड करता है, एम और आर पे, m/r² पे, राइट, करेक्ट। तो बस उसको सॉल्व करते जाना है, एंड देन यू विल फाइंड एक्सिस ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट इज 4/7 दैट ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, if r is radius of curve then g is axis due to gravity on Earth's surface, the mean density of Earth is। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए g इज इक्वल टू GM/r²। आपको मीन डेंसिटी पूछा है तो आप मास की जगह पे डेंसिटी डालोगे, इन नंबर डेंसिटी मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो g इज इक्वल टू g/r², और वॉल्यूम आपको होता है 4/3 पाई आर की बोतल की, और आप लोग स्केल बनते हैं, ये कैंसिल कर देते हैं, तो आपको डेंसिटी मिल जाएगा बेसिकली 3g अपॉन 4 कैपिटल G पाई आर, राइट, 3g अपॉन 4 पाई आर कैपिटल G। तो ऑप्शन नंबर सी बहुत इजी सा क्वेश्चन था, यहाँ पे सिर्फ g इक्वल टू GM/r² लिखा, फिर मान वॉल्यूम डेंसिटी वॉल्यूम 4/3 पाई आर की रो, इसको सिर्फ हमने rearrange किया है, and then we will gradually in terms of capital V, capital R and small h। Simple question। Next question is again simple। The value of acceleration due to gravity on the Earth's surface is 980 centimeter per second square। Its value at a height of 64 kilometers from Earth's surface is। आपको इतना पता होना चाहिए कि acceleration due to gravity at height h is g 1 plus 1 प्लस के फॉर्म में लिखा तो ठीक, ये तो रेगुलर फॉर्म, तो आप ऐसा लिखो r अपॉन r प्लस h का स्क्वायर, ऐसा लिखो, यू कैन डू इधर दिस वे और दैट वे, गुड। पर कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है टेल यू लेटर, क्योंकि देयर इज सम कॉम्प्लिकेशंस हियर, मैं बताऊंगा बाद में जब क्वेश्चन आएगा, राइट। यस, तो यहाँ पे g की वैल्यू कितनी 980, r की वैल्यू कितनी 64, और मैं किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, किलोमीटर अपॉन किलोमीटर भी मैटर नहीं करेगा। r कितना 60 किलोमीटर, r अपॉन r प्लस h है ना, तो 60 किलोमीटर
ये 6400 प्लस 64 का स्क्वायर, तो 980 6400 अपॉन 6464 का स्क्वायर। अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन जोग है, जोग क्यों है? क्योंकि ये जो है 6400 अपॉन 6464 ये लेस देन 1 आएगा, 1 से थोड़ा छोटा आएगा क्योंकि ऊपर छोटा नंबर भी जोड़ना है। फिर आप 980 को 1 से छोटा नंबर मतलब सपोज 0.99 से मल्टीप्लाई करें, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, राइट? करेक्ट। तो इस केस में बेसिकली बिकॉज यू मल्टीप्लाई 980 इज स्मॉल नंबर, ये और ये तो ऑप्शन आ नहीं सकते, मतलब दोनों में से एक। तो सिर्फ उतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा एंड यू शुड गेट 960.40 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Okay. Sixth question: if the cloud rotates faster than its present speed, the rate of the object will increase at the equator but remain unchanged at poles. This decreases at the equator but remains unchanged at the poles. Remain unchanged at the equator but increase at the pole. Remain unchanged at the equator but increase at the pole. मतलब पहला तो ये है कि अर्थ अगर रोटेट अपनी स्पीड से ज़्यादा होगा, मतलब इक्वेटर इंक्रीज स्पीड, ये होता है इक्वेटर यहाँ पे होता है। तो चार ऑप्शन है, इक्वेटर पे इंक्रीज होगा पोल पे कांस्टेंट, इक्वेटर पे डिक्रीज होगा पोल पे कांस्टेंट, पोल पे इंक्रीज होगा इक्वेटर पे कांस्टेंट, पोल पे डिक्रीज होगा इक्वेटर पे कांस्टेंट। आपको बताना चाहिए अल्टीट्यूड के साथ, नॉट अल्टीट्यूड बेसिकली लैटिट्यूड के साथ। लैटिट्यूड मतलब जैसे जैसे आप टूवर्ड्स पोल जाओगे, आपको पता होगा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होता है। तो ये जो लाइन्स होती है ऐसे ड्रॉ करने के लिए उनका लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर से आप कितना ऊपर हो या कितना नीचे हो ये बताता है आपको लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड के साथ जी वेरी कैसे होता है, जी दिस वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के लिए आप जो भी फाई यूज कर सकते हो। एक फॉर एग्जांपल जहाँ हम लोग बैठे हैं दैट इज 20 डिग्री नॉर्थ, राइट? तो फाई की वैल्यू 20 डिग्री है हमारे टाउन के लिए। गुड। तो इन्होंने बोला है कि इफ अर्थ रोटेट्स फास्टर, मतलब अगर अर्थ फास्टर रोटेट होगा मतलब ओमेगा वैल्यू बढ़ेगा, तो उस केस में इन सब में से क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेटर के लिए एट इक्वेटर फाई की वैल्यू होती है 0, मतलब cos 0 इज 1 और cos स्क्वायर 0 इज अगेन 1। तो दिस एट इक्वेटर इज g माइनस ओमेगा स्क्वायर r। और एट पोल्स फाई की वैल्यू होती है 90, मतलब g एट पोल इक्वल टू जस्ट g की cos स्क्वायर 90 इज 0, मतलब g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड। तो लिखते हो तो आप पोल की वैल्यू की बात कर रहे हो, कांस्टेंट वैल्यू, राइट? वो आपको चेक करना है वेदर इट इज कांस्टेंट और नॉट। बाय द वे, तो पोल पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ओमेगा बड़ा या कम हो, क्यों? क्योंकि ओमेगा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है पोल्स के लिए, क्यों? सेकंड टर्म 0 हो जाए, बराबर? मतलब पहली बात तो इन दोनों में से ऑप्शन हो नहीं सकता, है ना? इंक्रीज एट पोल डिक्रीज एट पोल नहीं हो सकता क्योंकि वो एक्चुअली ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा, रोटेशन स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, वो कांस्टेंट वैल्यू होगा। क्यों बोल रहा हूँ जी? क्योंकि वेट प्रोपोर्शनल टू जी होता है, वेट इक्वल टू जी होता है। तो जी चेंज होगा तो वेट चेंज होगा, बट फोर्स वो चेंज होगा नहीं, मतलब सी और डी से होगा नहीं। ए और बी में से एक इंक्रीजेस एट इक्वेटर नहीं, क्यों? अगर मैं ओमेगा की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो ये टर्म बढ़ रही है, ये टर्म बढ़ेगी तो जी में से माइनस होगी ना। अगर मैं ओमेगा बढ़ाता हूँ, पहले ओमेगा की वैल्यू 10, तो जी माइनस सम वैल्यू समथिंग, राइट? अभी मैं ओमेगा की वैल्यू 20 कर लेता हूँ तो जी माइनस ज़्यादा वैल्यू, वेट क्या होता है? एम जी होता है ना। हाँ, तो जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे वेट कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जी में से वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होते जा रही है। आया ध्यान में? इजी है, क्योंकि जी में से सब्ट्रैक्ट हो रही है। ओमेगा बढ़ेगा तो जी माइनस समथिंग होगा, राइट? और ओमेगा कम होगा तो फिर वेट इंक्रीज होगा, तो ओमेगा बढ़ेगा तो वेट डिक्रीज होगा, वेट विल डिक्रीज।
क्यों? क्योंकि वेट वेट डब्ल्यू इज एम जी ई, तो एम जी ई इज जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, बराबर, मतलब एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा की वैल्यू बढ़ गई तो एम जी में से अगर पहले 100 न्यूटन का वेट था उसमें से अभी एक नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई इफ ओमेगा इंक्रीजेस वेट decreases, right? Rate decreases at equator. Very important fact. Next question: the depth d at which the value of the gravity becomes 1 by n times the value of the surface is. मतलब सरफेस पे जो वैल्यू होगी, सरफेस पे जो वैल्यू होगी, राइट, 1 by n टाइम्स ऑफ सरफेस। डेप्थ पे जो वैल्यू है वो सरफेस वैल्यू से n टाइम्स है, ऐसा ही बोला है क्वेश्चन। करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, क्यों? क्योंकि जी डी बाई जी इज इक्वल टू 1 बाई एन, ऐसा आपको बोल रहे हैं, राइट। आपने सीखा होगा जी डी बाई जी, ये थ्योरी में 1 माइनस डी बाई आर होता है, 1 माइनस डी बाई आर होता है, वो हाइट का था या डेप्थ का है। तो हाइट, तीन चीजों, तीन जरा थ्री वेज इन व्हिच एब्सोल्यूट ग्रेविटी कैन चेंज। Either you are going above the earth surface, मतलब at altitude and height, or you are going inside the earth surface, मतलब at depth, or you are going from equator to the pole, that is along the latitude. तो ये जो है ये डेप्थ है। तो उनको उन्होंने पूछा है व्हाट इज डेप्थ, व्हाट इज डी, बेसिकली इतना पूछा है। और जी डी बाई जी 1 माइनस डी बाई आर ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। जी डी बाई जी मतलब बेसिकली डेप्थ पे जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर ऐसा होता है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो डी बाई आर इज 1 माइनस 1 बाई एन, तो डी बाई आर इज एन माइनस 1 बाई एन, तो डी इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ एन माइनस 1 बाई एन। तो ये हो गया आंसर। अब इसका यूज बहुत सारे जगह पर आता है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में। द डेप्थ d at which the value of accident to gravity becomes half, मतलब 1 by 2, तो डायरेक्टली m की वैल्यू यहाँ पे क्या डालोगे 2, 2 माइनस 1 by 2 मतलब r by 2, आधे रेडियस पे आप और से आधा आधा चले गए, राइट। बिकम्स 1 by 4 टाइम्स, 1 by 4 टाइम्स मतलब n की डालोगे आप 4, 4 माइनस 1 3, 3 by 4 r। तो ये जो फॉर्मूला है ये जनरल फॉर्मूला है और ये याद रख लेना, तो आपका काम हो जाएगा आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ अर्थ ड्यू टू रोटेशन about its own axis so that weight at equator becomes 3/5 of its initial value? तो अर्थ के रोटेशन का स्पीड अबाउट इट्स ओन एक्सिस क्या होना चाहिए so that weight at equator becomes 3/5 of its initial weight, right? Good. बेसिकली आपको पता है वेट इज प्रोपोर्शनल टू एम जी, तो एम जी इज इक्वल टू 3/5 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू, ओके। जी इक्वेटर है एम एम कैंसर, मतलब एक्चुअली ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 3/5 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू, तो ये पूछ रहे हैं, राइट। तो वही चीज जैसे हमने पहले बताया आपको, जी ई मैंने आपको बताया था जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर cos square phi is equal to 3/5 times of g, करेक्ट, राइट। कितना पता है, समझा है, राइट। What should be velocity of power rotation about its axis so that the weight at equator becomes something of initial value यूज करते हैं, राइट। गुड। तो अब एट इक्वेटर बोला है ना, एट इक्वेटर, बराबर। तो एट इक्वेटर एंगल कितना होता है वो 0, क्योंकि लैटिट्यूड आप इक्वेटर से मेजर करते हो, है ना। इक्वेटर से कितना ऊपर मतलब लैटिट्यूड बेसिकली, ओके। तो फाइव जीरो है इक्वेटर, तो ये मैं कर सकता हूँ जी माइनस 3/5 टाइम्स ऑफ जी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर जीरो। तो जी माइनस व्हाट इज 1 माइनस 3/5, 2/5 जी ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 1। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2/5 जी बाई आर,
मेरे को वर्ड दिया है, जी के लिए तो पता होती है, तो मैं ओमेगा स्क्वायर 2/5 जी के रूट ले लेता हूँ टेम्परेरी, और आर के लिए 6400 किलोमीटर है, तो 10 पावर 3 मीटर में करना पड़ेगा, राइट। 1 जा 2 जा 1 जा 3200 मैं जानबूझ के साथ कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यू शुड नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/32 ओमेगा स्क्वायर। तो एक मिनट, ये आपका आ जाएगा 1600, कैंसिल करके इजी, राइट। तो 1600 आ जाएगा, नीचे 10 पावर 3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 पावर 5 क्योंकि 3 और नीचे और दो 10 पावर 5 अपॉन 16। तो एक मिनट, इफ यू वांट आई कैन मेक इट मच मोर बेटर इजीली, और भी यूज करना कुछ मत करो, डोंट डू एनीथिंग, कुछ नहीं करना, ड्राइव करोगे तो भी चलेगा। प्रॉब्लम कहाँ आता है ना, 1 जा एंड 2 जा 4, दिस इज 8 है ना, तो ये 2 2 4 और ये 16, तो सीधे सीधे आप लोगों को मेरा स्क्वायर आ गया 1 अपॉन 1600 इंटू 10 पावर 3, और ये भी पहले मैंने वही कर दिया था। तो ओमेगा विल बी अंडर रूट ऑफ, ओमेगा विल बी अंडर रूट ऑफ 1600 का स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, 16 इंटू 100 मतलब 40, तो 1/40 और 10 पावर 3 का स्क्वायर रूट आता है 10 रूट 10, तो 10 रूट 10, तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये सॉल्व करके फाइनल वैल्यू आपको मिलनी चाहिए ओमेगा की, बाकी आपको पता होना चाहिए हाउ डू यू फाइंड दिस आउट, क्यों? इट इज सिंपल। तो 1/4.25 आता है, रूट 10 को आपको पता होना चाहिए, अराउंड 3 आके 3 इंटू 4 1/12 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो वैल्यू यू शुड नो, बट बाय डूइंग लॉट ऑफ कैलकुलेशन आई कैन टेल यू आंसर इज 7.8 into 10 power -4। आई नो इट बिकॉज मेरे लिए ये बहुत बार हो चुका है, तो मुझे तो अभी ऑप्शन ही याद रह जाते हैं कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object weighs 72 newtons on earth, its weight at a height r/2 from earth। अभी r/2 from earth अगर है तो उस केस में हाइट क्या होगा आपको पता है, वापस वेट क्या होगा, वेट मतलब mg होता है, मतलब वेट प्रोपोर्शनल टू जी होगा, मतलब मुझे सबसे पहले एक्सट्रीम वैल्यू ग्रेविटी एट हाइट कैसे निकालना होगा, तो जी इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, मतलब जी आर अपॉन आर, हाइट दिया है r/2 स्क्वायर, मैंने हाइट बोला है r/2, तो ये आपको आ जाएगा जी आर अपॉन 1 प्लस हाफ इज 3/2 ना, 1 प्लस हाफ, तो 3r/2 ऊपर गया स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल, मतलब जी एच इज इक्वल टू जी 4/9, मतलब जी एच बाई जी इज 4/9, मतलब वेट और एट हाइट एच अपॉन वेट ऑन द सरफेस है ना, इज प्रोपोर्शनल टू दिस सरफेस में, तो ये सरफेस पे ही है, ये सरफेस, नेक्स्ट टाइम में ये ऐसे दे दूंगा नेट सरफेस, तो ये आपको हो गया सीधा सीधा प्रोपोर्शनल टू 4/9, तो 4/9 मतलब वेट एट हाइट एट इज 4/9 फॉर वेट एट सरफेस, एंड वेट एट सरफेस was 72, 1 जा 8 जा 8 4 जा 32, तो जो बॉडी जैसे अभी हमारे अर्थ में कोई बैठा है 72 किलोग्राम वाला, फॉर एग्जाम्पल 72 किलोग्राम का, ये इसको मैं अगर r/2 हाइट पे ले गया तो, और वही मशीन कर रहा था, तो वहाँ पे उसमें मेरा वेट हो गया लॉस, राइट, 14 किलोग्राम में मेरा वेट कम हो गया, क्यों? क्योंकि उसको मैं और के ऊपर लेते गया अर्थ से। If the mass of Earth is 80 times that of a planet, mass of Earth is 80 times that of a planet, and diameter is double that of planet, diameter of Earth is double that of planet, or radius is double that of radius of planet. G on Earth is 9.8 and the value of G on the planet is, बहुत simple है, G is mr square, ऐसे तो जी बता ना, G m by r square, जी एम बाई आर स्क्वायर, मतलब जी इज प्रोपोर्शनल टू एम बाई आर स्क्वायर, मतलब जी यहाँ पे पूछा है ऑमलेट करेंट, जी ऑमलेट करेंट अपॉन जी ऑन अर्थ,
is equal to mass on the planet upon radius of the planet square upon mass on earth upon radius of earth square. तो ये सिंपल है, mp upon me RT upon RT square, NP upon NE is 1 by 80, 1 by 80, RE upon RB is 2 square, राइट, मतलब ये आ जाएगा आपका 4 by 80 GT इंटू GE। तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आपको चेक करना पड़ेगा, बट इट इज एक्चुअली इट्स नॉट रॉन्ग बेसिकली। दिस इज 9.8 आ जाएगा 4 by 80 इंटू 9.8, तो ये कैलकुलेट करोगे तो 9.8 इंटू 4 इज रफली 40 में से 0.8 डिवाइड और 39.2 अपॉन 80, तो ये जो आएगा आपका 1.5 से थोड़ा बड़ा आएगा, तो 1.5 से ज़्यादा बड़ा आएगा तो 10 में अप्लाई करोगे तो आप फिर 0.49 के आसपास आएगा आंसर, 0.49 के आसपास आंसर आएगा। I mean, you have to solve this, whatever you get, sorry, but whatever you get, so you have to solve this. ये बहुत इजी है, सिर्फ आपको देखना है कि G is proportional to G m by r square, तो बस आपको रेशियो देना है एंड कर देना है, सिंपल। So next question, the ratio of kinetic energy, the ratio of kinetic energy required to be given to satellite to escape Earth's gravitational field to that of kinetic energy required to be given so that satellite moves in regular orbit above Earth's atmosphere is। बेसिकली आपको ये इतना पता होना चाहिए कि अगर हमको एक सैटेलाइट को सर्कुलर ऑर्बिट में लॉन्च करना है तो जो वेलोसिटी हम देते हैं उसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी, राइट। क्रिटिकल वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वेशन में रिलेशन है, अगर वो आपको पता हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना इजी है। व्हाट यू शुड नो इज एस्केप वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ 2gm/r, ये पता होना चाहिए, और ऑर्बिटल वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ gm/r, आपको ये पता होना चाहिए। क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी, इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता हो तो आप काइनेटिक एनर्जी फॉर एस्केप निकाल सकते हो, हाफ mv स्क्वायर, ओके। बाय द वे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हम लोग कैपिटल आर लिख रहे हैं, अगर आप x हाइट पे जाके वेलोसिटी प्रोवाइड करते हो तो आप r प्लस h ऐसा कुछ आता है, राइट, और यहाँ पे भी वो r प्लस h आता है। तो मैं जनरल लिख रहा हूँ, मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ओके, इन जनरल लिख रहा हूँ, तो आई कैन राइट स्मॉल आर आल्सो जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कैपिटल आर आई कैन राइट स्मॉल आर एज वेल। ये जो मास होता है ये और का मास होता है, ये जो मास है ये सैटेलाइट का मास स्मॉल है, तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर रूट में एस्केप काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूँ, मतलब 2gm/r, स्क्वायर रूट हट गया स्क्वायर करने के बाद तो 2 टू भी गया, मतलब gm/r, और ऑर्बिटल मतलब क्रिटिकल मतलब ऑर्बिटल ऑर्बिट में सेट करेंगे तब जो है लिखेंगे हाफ वी ओ स्क्वायर, तो हाफ एम वी ओ एस जी एम बाई आर, राइट। तो आपको रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ एस्केप टू दैट ऑफ ऑर्बिटल, तो काइनेटिक एनर्जी एस्केप अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑर्बिटल इजी है, जी एम एम बाई आर और ये जी एम एम बाई 2r, तो हाफ जी एम एम अपॉन आर, जी एम एम बाई आर ये था आपका काइनेटिक एनर्जी एस्केप, बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी एस्केप अपॉन ऑर्बिटल, अपॉन ऑर्बिटल इज नथिंग बट 2, राइट। ये आंसर आना चाहिए आपका, कुछ नहीं, सिर्फ एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी बताना चाहिए, देन फाइंड काइनेटिक एनर्जी both cases and divide, take a ratio that is 2, simple।
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पता होना चाहिए। जियो स्टेशनरी मतलब जियो मतलब अर्थ, स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मतलब उसका टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स, ये पता होना चाहिए। टाइम पीरियड फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है 24 आवर्स, ये पता होना चाहिए बिकॉज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू जियो मतलब अर्थ। एट अ हाइट 6 आवर अबोव, 6 आवर इज द हाइट, capital R being the radius of the time period of another satellite. तो ये मैं लिख देता हूँ T1, right? ये X1, T2 at height of 2.5 R is what, right? तो easy है आपको। जियो स्टेशनरी बोला मतलब T1 24 आवर्स है, ये आपको पता होना चाहिए था, नहीं पता तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। दूसरा आपको पता होना चाहिए, आपने जब केपलर लॉ सीखे थे तो टाइम पीरियड स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू what? It is proportional to r cube. R is radius of that circular motion या फिर semi major axis इसका क्यूब मतलब T is proportional to R raised to 3 by 2, बराबर। Good. If you know this then you can solve this, if you don't know this तो solve नहीं होगा। दूसरा ये पता होना चाहिए आपको, यहाँ पे स्मॉल r मतलब कैपिटल R प्लस h, क्योंकि रेडियस, क्योंकि हम लोग हमेशा सेंटर में नजर रखते हैं, ये r और ये हाइट तरफ से h। तो अब T2 by T1 is equal to R plus H2 upon R plus H1 का raised to 3 by 2. T2 by T1 is equal to R plus H2 that is 2.5 R upon R plus H1 is 6 R raised to 3 by 2. ये आ गया आपका R plus 2.5 R मतलब 3.5, नीचे आ गया 7। तो T2 by T1 is equal to 3.5 R by 7 R मतलब 1 का और ये 2 3 by 2। 2 का क्यूब 8, 8 का स्क्वायर रूट 2 क्यूब 1 अपॉन 2 का क्यूब 8, 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 रूट 2, 2 रूट 2 होता है ठीक। 2 8 को 4 में 2 लिखना है, उसका स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का स्क्वायर रूट 2। तो T2 is equal to T1 upon 2 root 2 R, तो 24 upon 2 root 2 R, ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, यस ऐसा है। 1 का 12 का 12 को लिख सकता हूँ 6 इंटू 2 इंटू 2, राइट करेक्ट, और 2 रूट 2 इंटू रूट 2 बराबर, राइट आई कैन राइट लाइक दिस अपॉन रूट 2, 2 रूट 2 तो है ही बचे ऊपर, नीचे 2 रूट 2 है, नीचे 2 रूट 2 है ना। अच्छा वो कोई कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है ना, तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया था वो, तो ये हो गया आपको कैंसिल कैंसिल। तो सर जो भी आएगा फाइनल आंसर तो शुड भी आएगा नहीं। अच्छा मैंने ये डजंट मैटर, आपको सॉल्व करना है, आपको ऑप्शन मिलेगा 6 रूट 2 दैट इज 6 रूट 3 आएगा 2, क्योंकि ये 12 को आई कैन राइट इट डाउन, थोड़ा गलती हो गया, 12 को लिखा मैंने 6 इंटू 2, 2 को लिखा रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन नीचे था रूट 2, कैंसिल कैंसिल, तो 6 रूट 2 ऑप्शन नीचे टाइम पीरियड ऑफ सेकंड सैटेलाइट 6 रूट 2, जस्ट कैलकुलेशन में पार्ट। 12 को लिखा 6 इंटू 2, 2 को लिखा रूट 2 इंटू रूट 2, नीचे रूट 2 को कैंसिल हो गया। 14 असाइनमेंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये नोट्स में भी आपके पास आ जाएगा, वीडियो भी आ जाएगा, ऐसा लिख लो असाइनमेंट। 14 असाइनमेंट 15 I will take, 15 I will take, okay। A satellite in an elliptical orbit around Earth with aphelion and perihelion, बताना चाहिए कि हमारा जो अर्थ है या सैटेलाइट है या प्लैनेट है वो नॉर्मली होता है इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में, जो नियरेस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पेरीहेलियन। पेरीहेलियन मतलब नियरेस्ट पॉइंट होता है ऑर्बिट में, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में। सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होता है कि हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि एक पॉइंट पास में है और एक पॉइंट दूर है, जो पास में उसको पेरीहेलियन बोलते हैं और जो दूर है उसको एपेरियन बोलते हैं। डिनोटेड बाय ये जो डिस्टेंस है एपेरियन डिस्टेंस में आर ए बोल देता हूँ, और जो पेरिहेलियन डिस्टेंस है उसको मैं आर के बोल देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सैटेलाइट है उसका पेरिहेलियन डिस्टेंस जो है
वो है 2r e और एपेरेंट डिस्टेंस जो है वो है 6r, राइट। r इज रेडियस ऑफ कर्व। आपको पूछा एसेंट्रिसिटी, सिर्फ आपको फॉर्मूला बताना चाहिए। एसेंट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ एपेरेंट एंड वेरिएबल डिस्टेंस इज ra minus rp upon ra plus rp, that's it। ra is distance of the farthest point from Earth in this case। if the satellite is orbiting around Earth, वैसे normally Earth is orbiting around Sun in such a orbit, so RA is aphelion distance, RP is perihelion distance, right? So eccentricity is RA not R1 RA plus RP, RA is 6 RP minus RP is 2 RP upon 6 RP plus 2 RP, मतलब ये आ जाएगा आपका 4 RP upon 8 RP, मतलब ये आ जाएगा हाफ। तो eccentricity is nothing but half। eccentricity half का मतलब आपको खुद को समझना होगा what eccentricity half means।